पालन प्रारंभ हो रहा है, जिसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की कक्षाएं आपकी 8:30 बजे से शुरू होंगी और लगातार चलेंगी, बहुत ही शानदार तरीके से चलेंगी। और पहली अभी से जो 2-3 महीने पीछे कक्षाएं ली थी, तो उसी पैटर्न पर चलेगी। उसी पैटर्न का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के पैटर्न पर चलेगी। इसका मतलब करंट आदि से जोड़कर पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात जो हमने बताया था कि सिलेबस को ए टू जेड हिस्से को पढ़ेंगे, आखिर में हम मिलान कर लेंगे सिलेबस से कि हर चीज पढ़ाई गई या नहीं, उसको मैच कर लेंगे। आखिरी समय में जीरो से लेकर हम चलेंगे और बहुत ही विस्तारित तरीके से, बहुत ही व्यापक तरीके से शिखर पर भी जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए अब आज की कक्षा शुरू कर ली जाए। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सबका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, बट सबको गुड मॉर्निंग। आनंद, राकेश, कन्हैया, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और स्मार्ट लग रहा हूं मैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्मार्टनेस तो देखने वाले की आंखों में होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, मैं समझता हूं कि अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और अपने विषय को बिल्कुल प्रारंभ कर देना चाहिए। तो आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। पुराने वाले स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया। पुराने नए बहुत सारे हैं। तो चलिए, मैं समझता हूं कि पीछे हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं और आगे भी बातें जारी रहेंगी। थोड़ा सा शायद आज मैं चैट कम देख पाऊंगा, पहली क्लास भी है और मैं चाहता हूं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो, तो इसीलिए एकदम टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं। और इस बार इस चीज को भी हम लोग अच्छे से फॉलो करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे कि जो भी प्रश्न पूछे गए आईएएस की मुख्य परीक्षा में 2013 से लेकर 20 तक, मैं 2013 से 20 इसलिए कह रहा हूं कि 12 तक तो ओल्ड सिलेबस था और उसके सवाल आसान भी थे, और चूंकि सिलेबस अलग था तो सवाल भी शायद कुछ अलग थे। 2012 में सिविल सर्विसेज का सिलेबस चेंज कर दिया गया यूपीएससी के द्वारा, और 2013 से नए सिलेबस के अनुसार प्रश्न आ रहे हैं। तो मेंस में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे 2020 तक के प्रश्नों। और कैसे करेंगे? तो जैसे प्रस्तावना टॉपिक हमने पढ़ा और उस टॉपिक के बाद उसमें जो प्रश्न पूछा गया है या अगर कई प्रश्न है तो उसको हल कर लेंगे। प्री के जहां तक प्रश्नों का सवाल है तो वो तो साथ साथ चलता रहेगा। जहां भी टॉपिक आएगा मैं बताता चलूंगा कि यहां से प्री में प्रश्न आए हैं। कई बार मैं क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूंगा, मतलब हाथ से ही लिख के, बट एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए, सब लोग खुश रहिए और मैं समझता हूं कि अब बिना विलंब किए हमें शुरू कर देना चाहिए। सब लोगों को गुड मॉर्निंग, सब लोगों को आशीर्वाद, सबका मैं देख पाया हूं मैसेजेस, तो वो चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अब अगले हाफ एन आवर के लिए मैसेजेस को छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि फिर मैं मैसेजेस बीच में देखूंगा और डाउट्स वाले मैसेजेस होंगे तो उसको जरूर करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैसेजेस को छोड़ देते हैं, ये तय कर लेते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी स्ट्रेटजी और अभी तक जो पिछले 16 सालों से मैं करता रहा हूं वो ये है कि लास्ट 16 ईयर से जो हमने अभी तक किया है कि पहले हम लोग संविधान का दर्शन वाला हिस्सा पढ़ेंगे, फिलोसफी वाला हिस्सा पढ़ेंगे। दर्शन का मतलब कि संविधान का दर्शन, भारत के संविधान का दर्शन। एक सेकंड, यस, एक सेकंड। आज ये कलम रोज चलती थी। चलो ठीक, ये कलम चल, कलम अभी चल गई है। तो आज हम लोग भारत के मतलब पहले ये कर लें कि क्या पढ़ने का अपना तरीका रहेगा। आपके स्क्रीन पे भी उड़ जा रहा है, ऐसा क्यों हो?
थोड़ी सी पेन की मैं देख रहा हूँ समस्या आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक बार अनुमति दीजिए, तो बस कल तक ठीक चल रहा था, इसको ऑफ करके फिर एक बार ऑन करें। बस थोड़ी सी आप देख रहे हैं कि पेन की समस्या अभी ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आई डोंट नो। पेन को फिक्स करिए। अच्छा, मैं अभी फिक्स करता हूँ। कैसे पेन को फिक्स करते हैं देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सही चल रहा था। मैं अभी पेन को फिक्स करता हूँ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। तब तक मैं आपके चैट देख रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें। और अभी शुरू हो जाएगा। ये कोई नहीं, छोटी सी समस्या है, पेन को फिक्स कर लेना होगा, मुझे भी लगता है। और तब तक सबके चैट भी मैं देख रहा हूं। अभी अभी शुरू हो जाता है, फिर करते हैं शुरू। टेक्निक। तब तक आपके चैट देख लूं। फी फी के बारे में उधर से ही बात करिएगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसके लिए 1% भी चिंता ना करें। और इस बार तो मेरा टारगेट है कि 125 घंटे, 125 घंटे में कितना पॉलिटी पढ़ाया जा सकता है आप समझ सकते हैं। तो उस लेवल पर पढ़ाने का इरादा है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और सारे प्रश्न इसलिए इस बार हल होंगे बहुत, मतलब जिन्होंने पीछे भी क्लास किया उसको उनको भी कुछ नया मिलेगा। क्योंकि जब आपके पास टाइम ज्यादा होता है, तो ऑफकोर्स आप ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। ये देखिए, पेन फिक्स हो गया, अपने आप हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, सही हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, अब बिना विलंब किए एकदम शुरू कर देते हैं। बाकी नोट्स तो अब थोड़ी देर के लिए मैं चैट को छोड़ देता हूं। हाँ, तो क्लास जो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से, वो है सबसे पहले संविधान का दर्शन। दर्शन का मतलब फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे। और संविधान के दर्शन में चार चीजें शामिल मानी जाती हैं। कौन कौन सी चार चीजें दर्शन में शामिल मानी जाती है? तो सबसे पहले है प्रस्तावना, प्रिएम्बल। दूसरा है मौलिक अधिकार। तीसरा है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व। और आखिरी है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। इसका मतलब आज जिस टॉपिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने सिलेबस को, वो है संविधान का दर्शन। और ध्यान रखना, दर्शन का मतलब होता है देखना। तो संविधान के दर्शन में वो प्रावधान है जिसके द्वारा संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत का स्वप्न देखा था। कंफ्यूज हूं कि क्या हो गया इसमें, आज इतना बढ़िया सब चल रहा था। कई बार शायद हम लोगों की टेक्निकल टीम से, बस 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि शायद पता नहीं आज क्यों अभी तक ऐसा, महीनों से ये चल रहा है और ऐसा नहीं हुआ। आज तो अभी बस 2-4 मिनट। कई बार, और ये भी ध्यान रखियो कि कोई बड़ा काम होता है तो शायद अगर इस तरह की छोटी मोटी बाधाएं आए तो इसको बड़ा शुभ माना जाता है। इसको बहुत शुभ माना जाता है। जैसे विवाह के समय बारिश हो जाए, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस तो होता है, बट फिर भी इसको बहुत शुभ या अच्छा माना जाता है। तो इसको मैं शुभ मान के चल रहा हूं कि ये बैच बहुत शानदार चलने वाला है। कोई बात नहीं है, और ये प्रतिदिन नहीं होगा, याद रखो। बस आज मैं इसको टेक्निकल टीम से फिर से एक बार दिखवा लूंगा, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम इसमें आनी चाहिए। बहुत ही परफेक्ट सिस्टम है। तो आज आ गया, किसी भी कारण से हो सकता है, जो भी रीजंस रहा हो।
या ये भी हो सकता है दिल्ली में बहुत भारी बारिश हुई है, जो भी उसके रीजंस, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। चलो अब उम्मीद करता हूं कि सब ठीक रहेगा। चलिए, आप एकदम सही है। सबसे पहले हम लोग, तो छोटी मोटी विघ्न बाधाएं थी, दूर हो गया। संविधान के दर्शन से आज शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे। और संविधान के दर्शन में चार चीजें होती हैं: प्रस्तावना, फॉन्ट मैंने थोड़ा मोटा कर दिया आपके मैसेज को देखकर, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और आखिर में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका मतलब जस्ट एक क्लास की आउटलाइन बना दें कि क्लास हमें किस पैटर्न पे चलानी है। सबसे पहले हम लोग दर्शन का हिस्सा पढ़ेंगे। दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना। और यहां पर दर्शन का क्या मतलब है संविधान के संदर्भ में? कि संविधान सभा ने जिन प्रावधानों के माध्यम से भविष्य के भारत का स्वप्न देखा था, भविष्य का भारत कैसा होगा, और उन प्रावधानों को संविधान का दर्शन कहते हैं। और इसलिए आप देखते हैं दर्शन में हमेशा आदर्श मिलेंगे, क्योंकि जब आप स्वप्न देखते हैं तो बुराइयों को नहीं देखते। इमेजिन करो कि कभी ड्रीम करते हो कि आगे लाइफ कैसा होगा, तो कभी ये नहीं देखते हो कि लाइन में खड़े होना पड़ेगा, मतलब अच्छी चीजें आती हैं, कलेक्टरी का पद मिल जाएगा, पुलिस कप्तान बन जाएंगे, वो सब चीजें देखते हैं पूरा, मतलब। तो जब भी हम इमेज, कोई स्वप्न देखते हैं, मतलब खुद जानबूझकर, अब अगर नींद में स्वप्न आ गया तो दुःस्वप्न भी आता है, बट जब हम जागी आंखों से स्वप्न देखते तो एक तरह से वो इमेजिनेशन है भविष्य का। और जगी आंखों से देखा जाने वाला स्वप्न जनरली कैसा होता है? सकारात्मक होता है। यहां दर्शन का मतलब वही है कि जिन प्रावधानों के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत का स्वप्न देखा, उसको संविधान का दर्शन कहते हैं, उसको कहते हैं फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान के दर्शन में चार चीजें शामिल होती हैं: प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो एकदम जीरो से समझो कि अगर कुछ भी नहीं पता है किसी, मैं कह रहा हूं एकदम जीरो से, कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि प्रस्तावना क्या है, तो आज इतना समझ लो कि प्रस्तावना में कुछ भविष्य की बातें होंगी। इसका मतलब कुछ आदर्श, कुछ बड़ी बड़ी चीजें होंगी, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता। मौलिक अधिकार के बारे में कुछ नहीं पता है तो मान के चलो इसमें भी वही चीजें होंगी, स्वतंत्रता, समानता यहां भी होगी। मौलिक कर्तव्य, निदेशक तत्व, ये चारों संविधान का दर्शन है। और कह सकते हैं कि ये उद्देश्य है, एक प्रकार से दर्शन क्या है? उद्देश्य है। जिन स्वप्नों को लेकर संविधान बनाया गया, और दर्शन को पाने के लिए, मतलब समानता को पाने के लिए, स्वतंत्रता को पाने के लिए, बंधुता स्थापित करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई। उसके लिए राष्ट्रपति का पद बना, प्रधानमंत्री का पद बना, मंत्री का पद बना, जितने आगे पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था पूरी कायम की गई। वो किसके लिए कायम की गई? दर्शन को पाने के लिए। तो दर्शन के बाद आ जाता है सरकार का हिस्सा। तो हम लोग इसी क्रम में चलेंगे। सबसे पहले दर्शन पढ़ेंगे, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। उसके बाद सरकार का हिस्सा, और फिर जितनी बची हुई चीजें हैं, और कोई चीज छूट ना जाए। इसीलिए जब क्लास का द एंड होगा, मतलब जिस दिन आखिरी क्लास होगी, उस दिन यहां पे सिलेबस होगा, आईएएस पेपर 2 पॉलिटी। किसकी बात कर रहा हूं? पॉलिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं, तो मैं पॉलिटी का जिम्मा इसमें लेता हूं कि पॉलिटी का यहां पे सिलेबस होगा। और उसके एक एक चीज को मैं टिक करता चलूंगा, आपसे पूछता चलूंगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और जब आप सारे में बताएंगे हाँ सारा हो गया, तब
मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। तो इसलिए इसके बारे में लेश मात्र भी संदेह मत रखना कि ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा। बट हां, इस क्रम से इसलिए चलेंगे कि ये क्रम समझने में बहुत ही अच्छा रहता है। ये समझने में, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्रम बहुत अच्छा है। इसका मतलब इस क्रम को हम सही तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले प्रस्तावना, मौलिक अधिकार। अब देखो यहां पर पीटी में भी एक सवाल आता है प्री में, जैसे एक क्वेश्चन और बार बार आया हुआ है, मैं कह रहा हूं बार बार, जैसे एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, उसको हल करना है, आपको जवाब भेजना है। अब ए बी सी डी को आपको जवाब देना है, विकल्प बना देता और एक ई विकल्प भी डाल देता हूं, और वो है सभी। और क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन इस साइड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। भारतीय संविधान का आपको जवाब देना है, इस प्रश्न का दर्शन पाया जाता है, और आंसर बताओ क्या होगा। दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल 2022 में जिसको देना है वो अब पढ़ना शुरू कर दें, अब बिल्कुल सही समय आ गया। क्या इसका उत्तर होगा? भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है, ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी मौलिक कर्तव्य, और ई सभी। अब मैं देख लूं, बिल्कुल कुछ लोगों ने ए लिखा है, ए और ई दो पे आ रहा है। अब देखो यहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो गया, इसलिए यूपीएससी में कंफ्यूजन से हमेशा बचना है। कई लोग ई लिख रहे हैं, कुछ लोग ए लिख रहे हैं, मतलब 60% लोग ई लिख रहे हैं और 40% लोग ए लिख रहे हैं। अभी एक ऑप्शन सी भी आया, सी क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। चलिए, न्यू एस्पिरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 5 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। कोई किताब फिलहाल अभी नहीं पढ़नी है, डॉक्टर साहब के साथ चलिए, बहुत शानदार तरीके से हर चीज कवर, ऐसे एकदम जीरो से लेकर चलूंगा। तो अब देखो, अगर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, अगर ये है तो आंसर ई होगा। अगर ये क्वेश्चन का नेचर है तो आंसर क्या होगा? ई। इसका मतलब अगर सभी आंसर है तो आंसर हमेशा सभी होगा। दर्शन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। लेकिन अब मैं, तो इस अगर क्वेश्चन का ये नेचर है कि 4 के साथ 5वां आंसर ई है, तो इसका आंसर ई होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्वेश्चन का ऑप्शन बदल दूं और अब मान लो केवल 4 ऑप्शन है, अब ई आंसर ऑप्शन हट गया और अब आता है कि भारतीय संविधान का दर्शन किसमें पाया जाता है। अब क्या होगा उत्तर? अब हमें इन चारों में से किसी एक को चुनना है। फटाफट बताइए कि अब क्या होगा उत्तर। अब ऑप्शन का तरीका बदल गया। अब आंसर क्या होगा इस परिस्थिति में? आप देखिए, सबसे सटीक उत्तर आने लगा ए। इसका मतलब कई लोगों ने इससे पहले गलत किया था। एक ही प्रश्न का उत्तर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। आईएएस का एग्जाम में यह पहला सबक सीखो, पहला सबक। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है वहां। सबसे पहला सवाल करके हमने दिखाया, इसका मतलब अब आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए अब ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर सभी हो तो सर्वोत्तम है सभी, लेकिन अगर सभी नहीं है तो हमें इन चारों में जो सर्वोत्तम है उसमें से उत्तर का चयन करना है। इन चारों में सबसे अच्छा कौन है? और इन चारों में यदि देखा जाए तो प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है। अब फिर इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल दूं, या चलो वो आगे डिस्कस करेंगे कि ये तो आ जाए कि प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में ही सबसे ज्यादा आदर्शों की बात, तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, जितने बड़े बड़े, तो मौलिक अधिकार में भी आदर्श है, बट उतने नहीं है जितने प्रस्तावना में। निर्देशक तत्व में भी आदर्श मिलेंगे, बट प्रस्तावना में आदर्शों की समग्रता है। अगर प्रस्तावना भी ऑप्शन में नहीं है, तब देखो किन परिस्थितियों में प्रस्तावना नहीं होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को, चलो बढ़िया है कि इसी क्वेश्चन को मैं फिर नेचर बदलता हूं। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करता हूं।
ध्यान से देखिए कि प्रश्न वही है, अब मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं क्वेश्चन को, और अब मैं क्वेश्चन में कुछ नई चीज ऐड करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, अब प्रश्न मैंने बदल दिया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दर्शन पाया जाता है। एक सेकेंड, अब क्वेश्चन का नेचर बदल दिया थोड़ा सा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रस्तावना का दर्शन पाया जाता है, भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है। अब क्या होगा, आंसर बताओ। नीति निदेशक तत्व, अभी अब बताओ क्या आंसर होगा, ऑप्शन बदल गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है, और यही चार है, हमें इसी चार में से एक को टिक करना है। सी डी बी, अब देखो कई कई अलग अलग आंसर आने लगे। बी, फटाफट जवाब दीजिए। अभी शुरू करेंगे, बट थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक ही प्रश्न का उत्तर अलग अलग परिस्थितियों में कैसे अलग अलग होता है। चलिए, ज्यादातर लोग बी दे रहे हैं, तो अब ये उत्तर हो जाएगा बी। इसका मतलब अभी ये घबराना नहीं कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसे उत्तर बदल, मैं अभी पहली क्लास से जस्ट शुरू कर रहा, ये हर चीज आपके माइंड में होगी, ये हर चीज आपके दिमाग में होगी, किसने क्या कहा है। बट जस्ट अभी मैं शुरुआत में कह रहा हूं कि यहां पर उत्तर बी हो जाएगा, कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का दर्शन कहां पाया जाता है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अब देखो फिर मैं ऑप्शन को बदलता हूं, तो अगर इन चारों में से एक को चुनना हो तो आंसर होगा मौलिक अधिकार। थोड़ा सा फिर चेंज करता हूं, एक ही प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, और फिर मैं एक और ऑप्शन बनाता हूं ई, और अब कहता हूं बी एंड सी दोनों। बी एंड सी दोनों, अब बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन वही है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, और बी एंड सी दोनों, मतलब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो अब आंसर ई हो जाएगा, अब आंसर ई हो जाएगा, बी अब नहीं रहेगा, अब ई हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आगे मैं कह रहा हूं कि ये सब हमें पढ़ना है, आगे जब पढ़ेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व को सामान्य रूप से, सामूहिक रूप से संविधान का क्रोड़ और अंतःकरण कहा है। क्या कहा है, क्रोड़ और अंतःकरण। तो आत्मा वर्ड का यूज नहीं किया है, कोर एंड कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट गिवन सिचुएशन में यहां आत्मा का हम वही अर्थ लेंगे। अभी मैं सब बताऊंगा ऐसा क्यों हो जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा शब्द का प्रयोग किसी और चीज के लिए किया, अभी उस पर भी आ रहा हूं, आर्टिकल 32 पे भी आ रहा हूं। बट अगर क्वेश्चन में आत्मा है फॉर एग्जांपल, या संविधान का दर्शन, आत्मा नहीं है, भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है, और हो जाए बी और सी दोनों, तो आंसर होगा बी एंड सी दोनों। इसलिए बी एंड सी दोनों होगा क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का क्रोर और अंतःकरण, कोर एंड कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों को सामूहिक रूप से कहा। क्रोर और अंतःकरण, इसका मतलब, कहने का मतलब कि एक ही चीज अलग, और एफ अगर ऑप्शन हो, आर्टिकल 32, तो डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसका मतलब ये सारा 6 तरीके से क्वेश्चन को दिखा के केवल मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आप रट कर काम नहीं कर सकते। यदि आप चाहेंगे कि मैं क्वेश्चन तो कितना रटोगे बताओ, अब देखो एक प्रियम्बल के एक आयाम से 6 क्वेश्चन बना, तो इस हिसाब से तो प्रियम्बल में 6000 क्वेश्चन बनेंगे। अगर कोई ठान ले तो लोकतंत्र पे 50 क्वेश्चन बनाएगा, उसमें एक एक वर्ड है जितना, गणराज्य शब्द प्रियम्बल में है, स्वतंत्रता शब्द है, तो हम रट कर नहीं कर सकते। इसका मतलब जिस चीज को जहां पढ़ें पूरी समग्रता में पढ़ें और समझकर पढ़ें। तो एनीवे, अभी ये चीज से घबराना है, अब इससे ज्यादा अगर मैं इसको करूंगा तो बहुत सारे नए बच्चे घबरा जाएंगे, बहुत सारे नए बच्चे इसलिए घबरा जाएंगे कि
कैसे होगा। तो चलो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान का दर्शन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना। तो दर्शन का हिस्सा शुरू कर रहे हैं और हमें 4 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी 4 चीजें? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, पहले ये पढ़ना है, फिर एक एक सरकार की संस्था, फिर जितने टॉपिक्स हैं, और फिर लास्ट में सिलेबस का मिलान करना है। उसी के तहत आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रीएम्बल या प्रस्तावना। क्योंकि प्रीएम्बल हमें पढ़ना है और इसकी एक एक चीज को समझना है, एक एक शब्द को समझना है, और बस 3, 4, 5 जब तक प्रीएम्बल चलता है, 3 दिन चले, तो प्रीएम्बल पढ़ने के बाद मैं ये क्लेम करता हूं, अभी दावा करता हूं कि आप अगले 3 दिन अटेंड करिए क्लास, 4 दिन, जब तक प्रीएम्बल चल रहा है, कम से कम एक टेस्ट के लिए। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि टेस्ट के लिए। और जब प्रीएम्बल टॉपिक कंप्लीट होगा तो प्रीएम्बल से शायद पीटी या मेंस का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो किसी भी एग्जाम में पूछा गया है और आप हल ना कर पाए। कम से कम 90% सवाल आप हल करेंगे, एक आध भूले भटके छूट जाए। और इसको ट्रायल कर लेना, ट्रायल कर लेना। अभी जब 4 दिन पढ़ा दूंगा प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल लोग 1 दिन में खत्म करते हैं, शायद मैं 4 दिन ले लूंगा। पर जब 4 दिन प्रीएम्बल पढ़ा दिया जाएगा या 3 दिन में प्रीएम्बल जब कंप्लीट होगा, तो शायद उस 4 दिन 5 दिन भी लग सकता है कि बाद प्रीएम्बल से कोई सवाल ऐसा ना हो जो आप हल ना कर पाए। और यह बात होती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका मतलब कि यह आपको जवाब देना है 4 दिन के बाद, और यहीं पे आपसे जवाब लूंगा कि ऐसा कोई प्रश्न है जो तुमसे हल नहीं हो रहा, तो उतनी व्यापकता से कवरेज होगा। तो शुरू करते हैं किस टॉपिक को? प्रीएम्बल, प्रस्तावना। अब देखो, प्रस्तावना टॉपिक चूंकि हमें पढ़ना है, तो मैं चाहता हूं एक बार प्रस्तावना में आपके सामने पढ़ दूं कि हमारी संविधान की प्रस्तावना एक्चुअली क्या है। तो जस्ट इलेक्ट्रॉनिक ये का ये बहुत बड़ा फायदा है कि हम इसमें उन चीजों पर भी जा सकते हैं। एक बार मैं चाहता हूं प्रीएम्बल को पढ़ दूं आपके सामने। ये आ गया प्रीएम्बल, तो ध्यान से सब लोग इसको देखिए। जस्ट चूंकि पढ़ना है हमें प्रीएम्बल, तो उसको अच्छा रहेगा कि एक बार देख लें। सबसे पहली चीज यहां पर देखिए, अगर दिख रहा है, और बिल्कुल दिख रहा है, बैकग्राउंड वगैरह सब होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि दर्शन के हिसाब से मुझे चलने दीजिए, ठीक है? दर्शन के हिसाब से मुझे चलने दीजिए, मैं अपने हिसाब से लास्ट में पूरा सिलेबस मिलान कर लेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड चलने में बहुत सारी, यहां से शुरू करने से ज्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहली चीज देखो, ओरिजिनल ये उद्देशिक प्रस्तावना आपके सामने है भारतीय संविधान की। और इसमें सबसे पहली बात की प्रस्तावना शब्द नहीं है, ध्यान से देखो। और यही कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो यहां पर डाला गया है वो ये चीज है, ये है भारत का ओरिजिनल संविधान जो हमारे सामने पड़ा हुआ है। जो इसमें है वही उसमें। तो ये मत समझना कि वो गूगल से लिया गया है, इससे मिलान करके मैं कह रहा हूं। तो जो इसमें लिखा हुआ है वही वहां पर ये भारत का मूल संविधान है। और इसमें सच्चाई यह है कि उद्देशिका शब्द है। तो ध्यान से देखो, उद्देशिका शब्द आपको दिख रहा है, भारत का संविधान उद्देशिका, प्रस्तावना नहीं है शब्द। यहां से भी सवाल इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है, आप प्रस्तावना प्रस्तावना कर रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड में जाके, और बोर्ड कहेगा कि भारत के संविधान में तो प्रस्तावना है ही नहीं। आप कहेंगे नहीं सर है, सर ने पढ़ाया है, फला है। तो यहां देख लो। और अगर ओरिजिनल में देखना चाहते हो कि चलो ये तो गूगल से ऑफ कोर्स मैंने ले लिया है, बट मिला लिया है, अगर ओरिजिनल देखना चाहते हो तो इसमें देखो, ध्यान से थोड़ा सा देखिए, कैमरे तक मैं इसको ले जाता हूं, तो शायद आपको उद्देशिका शब्द दिख, प्रस्तावना नहीं दिख रहा, और इंग्लिश में प्रीएम्बल दिख रहा है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में प्रीएम्बल और हिंदी में उद्देशिका। तो पहला सवाल तो यहीं से आ गया, पहला सवाल तो यहीं से आ गया कि उद्देशिका शब्द का हमारे संविधान में प्रयोग है क्यों, उसका भी उत्तर मिलेगा। बट तो पहली बेसिक फैक्ट जानना है कि प्रस्तावना शब्द नहीं है हमारे संविधान में, उद्देशिका शब्द है। इंग्लिश वर्जन में प्रस्तावना है, हिंदी में उद्देशिका शब्द है। अब आते हैं कि जो भी है उद्देशिका क्या है, तो मैं एक बार पढ़ता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो पहली 5 चीजें क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पहली चीज है। ध्यान से एक एक शब्द को देखो। दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक और पांचवा गणराज्य। तो ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, और प्रस्तावना याद कर लो तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले 5 इंपॉर्टेंट वर्ड है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और ये बैच सभी एग्जाम के लिए है ऑफ कोर्स, बनाने के लिए तथा, क्योंकि अगर ये आईएएस के लिए है तो समझ कि जब आपने सबसे बड़ा ये लांग लिया, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के लिए। उसके बाद क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो अगली चीज क्या है? न्याय। और न्याय के कितने रूप बताए गए हैं उद्देशिका में? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखो, आदर्शों की बात है, तो अगला आदर्श क्या है? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता के कितने रूप बताए गए हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आगे क्या है? समता। और इंग्लिश वर्जन में इक्वेलिटी। यहां देखो, समता और समानता के अर्थ में थोड़ा अंतर होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक पे आएंगे कि समता और समानता में अंतर होता है अगर हिंदी की बात करें। बट हमारे संविधान में इंग्लिश शब्द इसके इक्विवेलेंट क्या है? इक्वेलिटी। अब 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक होता है इक्वेलिटी और दूसरा इक्विटी। तो इक्वेलिटी को समानता कहते हैं और इक्विटी को समता कहते हैं, और दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट, थोड़े अलग तो जरूर है। हमारे संविधान में हिंदी में समता लिख दिया और इंग्लिश में इक्वेलिटी। तो अब हम इसको समानता समझें कि समता, तो भले ही वर्ड समता है, लेकिन हम इसको किस रूप में एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा एक्सप्लेन करेंगे? समानता। आप कहेंगे हम समता के रूप में क्यों ना करें, इक्विटी के रूप में क्यों ना करें? क्योंकि इंग्लिश वर्जन में इक्वेलिटी शब्द है। और यह हमेशा ध्यान रखना कि भारत का संविधान किस भाषा में बनाया गया था, संविधान सभा ने किस भाषा में सारा डिस्कशन किया, और किस भाषा में संविधान सभा ने लिखा था? अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं लिखा था। तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो अंग्रेजी में बना, इंग्लिश में बना। आप कहेंगे हिंदी में क्यों नहीं डिबेट किया, हिंदी में क्यों नहीं उन्होंने संविधान को लिखा? उसका कारण यह था कि संविधान सभा में वो सारे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ उत्कल, बंगा, तो सिंध तो अभी है, मतलब कहने का मतलब पंजाबी भी थे, गुजराती भी थे, मराठी भी थे, तमिल भी थे, तेलुगु भी थे, मतलब सभी भारत के सभी प्रांतों के लोग थे। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर केरल से थे, संविधान सभा में उनको मलयालम आती थी, अंग्रेजी आती थी, हिंदी नहीं आती थी। केरल के आदमी को कहां से आएगा? तमिलनाडु के मेंबर्स को हिंदी नहीं आती थी। तो चूंकि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ उत्कल, बंगा सबके प्रतिनिधि शामिल थे और उनमें से सबको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग थे, उनमें से ज्यादातर को अंग्रेजी आती थी। डॉक्टर अंबेडकर को स्वयं हिंदी नहीं आती थी, कम आती थी। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठा कि डिस्कशन किस भाषा में किया जाए? अंग्रेजी में। तो उसको अल्लादी कृष्णा स्वामी भी समझ सकता था केरल का, और उसको पंजाब के व्यक्ति भी समझ सकते थे, सब समझ सकते थे। तो इसलिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना वो अंग्रेजी में बना, ये हमेशा ध्यान रखना। और यदि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बना, बाद में उसका ट्रांसलेशन किया गया हिंदी में, तो जो ट्रांसलेटर है वो संविधान सभा के इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है? तो जिस भी रीजन से ट्रांसलेटर की इसको गलती मानी जानी चाहिए। बट उसने क्या ट्रांसलेट किया? क्योंकि ट्रांसलेट तो किसी व्यक्ति ने किया, तो जिसने भी ट्रांसलेट कर दिया उसने समता लिख दिया। लेकिन क्योंकि ओरिजिनल वर्जन क्या है? इंग्लिश, और इंग्लिश में शब्द क्या है? समानता। तो हमें किसको लेकर सही चलना पड़ेगा? इक्वेलिटी। तो वर्ड भले ही समता है, लेकिन प्रस्तावना का अगला आदर्श क्या है? समानता। और समानता के कितने रूप में? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। तो देखो, जो हमने कहा था कि आदर्शों की बात है, तो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ये भी एक आदर्श है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, अगला आदर्श क्या है? एकता और अखंडता।
सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यह भी एक आदर्श है, बंधुता। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, इसका मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन का मतलब जो इंग्लिश कैलेंडर है, जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, क्योंकि वो हेनरी ग्रेगर ने किसी ने बनाया था, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर उसको कहते हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार किस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। तो ये इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। देखो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी बहुत अच्छी बात है कि एनसीईआरटी को फिर से लिखने का प्रयास किया जाए और सुझाव मांगे गए हैं बुद्धिजीवी वर्ग से। मेरे पास समय नहीं, बट मैं भी सोच रहा हूं कुछ सुझाव तो उसमें दूं कि बुद्धिजीवी वर्ग से सुझाव मांगा गया है कि आप एनसीईआरटी जो नए तरीके से अब लिखा जाएगा उसमें क्या बदलाव, कोई आपके पास फैक्ट हो, रिसर्च हो कि नए सिरे से, तो आप सुझाव दे सकते। तो एक सुझाव तो यहीं पे बन सकता है कि बच्चा बच्चा ये तिथि जानता है। मैं थोड़ा इसको अभी ढक देता हूं क्योंकि ये तिथि तो बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। और कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर आप किसी पढ़े लिखे, यकीन मानो, पूछ के देख लेना आज, पूछ के देख लेना आज कि आप और मैं आपसे पूछता हूं 20 नवंबर 1949 तो आपको बखूबी पता है, बट हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक और संवत का जिक्र है। वो कौन सा संवत है अभी आगे मिलेगा। प्रस्तावना में हमारे एक भारतीय संवत का भी जिक्र है और उसके अकॉर्डिंग भी एक तिथि दी गई है। तो जो 26 नवंबर 1949 ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो भारत में कई संवत थे, तो उसमें से एक संवत को अपनाया है यहां पे और उस संवत की तिथि दी गई है। बताओ वो कौन सा संवत है? हमारे अभी मैं ऊपर करूंगा तो आपको दिख जाएगा, इसलिए मैंने जान के नीचे कर दिया कि आपको वो दिखे नहीं। पर जरा बताओ कमेंट में कि कौन सा संवत है और कौन सी तिथि है। अब गूगल खोल के मत देखना, जस्ट अपने को टेस्ट करो कि यहां पर एक संवत का उल्लेख है, विक्रम संवत। वेरी गुड। और तिथि कौन सा है? तिथि में सब गायब हो रहे हैं। गूगल नहीं खोल के देखना है प्लीज, बेईमानी नहीं, बेईमानी नहीं। यहां कोई आपका यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि इस नंबर से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ईमानदारी से डेट कौन सा है बताओ? नहीं, शुक्ल संवत नहीं है, वो तो ईयर हो गया 2006 विक्रमी। डेट बताओ, 26 नवंबर का डेट तो तुम सबको पता है। शुक्ल पक्ष वो भी ठीक है, बट डेट सप्तमी। आप देखो सारा मिल गया, बट अभी भी एक चीज नहीं आई है, विक्रम संवत। एक चीज अभी भी, मार्गशीर्ष। अब देखो यहां से पढ़ो ध्यान से। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बट उसको क्या है? मिति मार्गशीर्ष। इसका मतलब ये सवाल आना चाहिए एग्जाम में, तो 90% इंग्लिश मीडियम वाले लुढ़क जाए, बट सवाल ये आ जाता है। और ये तो हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में लिखा हुआ है भाई, ऐसा भी नहीं तो ये सवाल पूछने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्या मिति मार्गशीर्ष, इसका मतलब मार्गशीर्ष महीना था, शुक्ल पक्ष था। दो पक्ष होते हैं, अंधेरा और उजाला, तो उजाला वाला शुक्ल पक्ष होता है। और तिथि कौन सी थी? सप्तमी। यहां देखो, शुक्ल पक्ष सप्तमी। और संवत क्या था? 2006 विक्रमी। तो विक्रम, यह भी प्रश्न आ सकता है किस संवत का जिक्र था? विक्रम संवत। पूछना किसी बड़े जानकार आदमी से। एग्जैक्ट ये लाइन शायद बड़ा प्रोफेसर भी ना बता पाए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि सबको अंग्रेजी की लत लगी हुई। बट ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो जो 26 नवंबर 1949 की तिथि थी वो है मार्गशीर्ष। यहां मार्गशीर्ष क्या है? महीना। हमारे जो कैलेंडर में, हिंदी कैलेंडर में भी महीने होते हैं 12, तो उसी में महीना है मार्गशीर्ष। और शुक्ल पक्ष, हमारे यहां महीना दो पक्ष में बटा होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता 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 और 15 तक जाता है, तब पूर्णिमा होती, और उसके बाद चांद घटना शुरू होता है और घटते 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 लास्ट में जाके अमावस्या होती। यह महीना चलता है। तो शुक्ल पक्ष जिसमें चांद बढ़ रहा है, उजाला बढ़ रहा है, और कृष्ण पक्ष जिसमें चांद घट रहा है और घटते घटते अंत में अंधेरा पे आ रहा है, तो वो शुक्ल पक्ष था, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष। तिथि कौन सी थी? सप्तमी। इसका मतलब इमेजिन करो कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार से चांद अपने मिडिल में होगा,
क्योंकि 15वीं तिथि को तो पूर्णिमा हो जाएगी। तो पूर्णिमा होने की ओर बढ़ रहे थे हम, सप्तमी, और संवत क्या था 2006 विक्रमी। तो ये है हमारा प्रियम्बल। अभी इसको मैं दोबारा भी पढ़ूंगा, बट एक चीज तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, आदर्श शादी की बात है। तो यहां कहने का मतलब हमें इसमें जितने शब्द हैं, मैं कह रहा हूं जितने शब्द हैं, उसके एक एक चीज को पढ़ना है। अच्छा, यहां पर भी देखो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, ध्यान से देखिए इधर, ये वाला शब्द देखिए, ये शब्द क्या है, पंथ निरपेक्ष, आपको दिख रहा होगा, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये वाला जो वर्ड है ये धर्मनिरपेक्ष नहीं। तो इन शब्दों को भी देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है। बट फिर भी एक एक शब्द को पढ़ना है। प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है, उसके साथ जुड़े हुए सारे डिबेट्स क्या है, प्रश्न क्या पूछा गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है, विचार, मतलब ए टू जेड चीजों को हमें पढ़ना है। बट उससे पहले सबसे पहले जानते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। अभी इस डिबेट पर भी आएंगे। इंग्लिश बैच वगैरह का इंक्वायरी आप ऑफिस में कर लेंगे, बट जल्दी ही आएगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं है, बट जल्दी ही आएगा, ये मुझे बताया गया। तो उद्देशिका क्यों कहते हैं, प्रस्तावना वर्ड क्यों नहीं है, इसको भी जानेंगे। बट इन जनरल सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज प्रियम्बल। भारत नहीं, विश्व के देशों में जहां जहां प्रस्तावना होती है, तो प्रस्तावना का मतलब क्या है। तो एक लाइन में पहले प्रस्तावना की परिभाषा लिखो। अभी मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल राजनीति विज्ञान में प्रियम्बल का मतलब क्या है। प्रियम्बल किसको कहते हैं, उसी को हिंदी में प्रस्तावना, उद्देशिका, जो भी कहें, बट प्रियम्बल का मतलब क्या है, इसको लिखिए। मैं लिखा रहा हूं, प्रस्तावना संविधान के लिए, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, एक इंट्रोडक्शन की भांति है। प्रस्तावना की परिभाषा लिखें, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, एक भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें 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 संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों, जिसमें संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों, जिसमें संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों, कॉमा, शासन प्रणाली के स्वरूप, शासन प्रणाली के स्वरूप, जिसमें संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों, कॉमा, शासन प्रणाली के स्वरूप एवं संविधान के लागू होने की तिथि, एवं संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है, एवं संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है, तिथि का उल्लेख होता है। एक आध लाइनें और लिख लो जो एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि प्रस्तावना पढ़ने के बाद एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, पीटी और मेंस में, और हर टॉपिक के साथ यही। तो कैसे वो चीज हो जाएगी, ऑफ कोर्स मेंस आदि में कुछ करंट के प्रश्न होंगे तो वो अलग, बट कम से कम प्री के लेवल पर तो एक भी सवाल नहीं छूट। करंट वगैरह का अगर एक आध सवाल छोड़ते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा व्यापक तरीके से चलना हो। तो एक दो लाइनें और आपको लिखनी पड़ेंगी, आगे लिखें। प्रस्तावना सामान्यतः, प्रस्तावना सामान्यतः लिखित संविधान की विशेषता है। अगर चार कथन आ जाए तो ये लाइन सही होगी। प्रस्तावना सामान्यतः लिखित संविधान की विशेषता है, प्रस्तावना सामान्यतः लिखित संविधान की विशेषता है।
सामान्यतः लिखित संविधान की विशेषता है। फुल स्टॉप। आगे लिखो, अलिखित संविधानों में, अलिखित संविधानों में, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, अलिखित संविधानों में प्रस्तावना, अलिखित संविधानों में प्रस्तावना नहीं होती। प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता है। फुल स्टॉप। अलिखित संविधानों में, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रस्तावना नहीं होती। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रीएम्बल नहीं, अलिखित संविधानों में प्रस्तावना नहीं होती। एक लाइन और लिखो कि इसको भी तोड़ के अगर चार कथन के रूप में प्रश्न बनाए, अलिखित संविधानों में प्रस्तावना नहीं होती। आगे लिखिए, प्रत्येक लिखित संविधान में भी, प्रत्येक लिखित संविधान में भी, अभी सब डिस्कस करूंगा आमुख ए टू जेड, जरा आपकी ये देखो, सब कुछ डिस्कस करूंगा, बट पहले लिखने का काम कर लो। प्रत्येक लिखित संविधान में भी प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं। प्रत्येक लिखित संविधान में भी प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं। प्रत्येक लिखित संविधान में भी प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं। आइए यहां तक समझते हैं कि क्या चीज हमने लिखी है। प्रस्तावना, और ध्यान रखना अभी हम भारत की बात नहीं करें, भारत में वो चीज उद्देशिका हो जाएगी, तो कोशिश करना है कि एग्जाम में आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उद्देशिका वर्ड लिखना। बट प्रस्तावना शब्द गलत नहीं, बट फिर भी देखेंगे उद्देशिका क्यों। उससे पहले जाने कि प्रीएम्बल क्या होता है। वर्ल्ड वाइड, विश्व के संविधानों में प्रस्तावना का मतलब क्या है। परिभाषा में आपने लिखा कि प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख। अब देखो, जैसे एक कोई किताब है, पुस्तक होती है, तो किताब का एक इंट्रोडक्शन है, एक प्रीफेस है जो किताब के प्रारंभ में होता है, और वो जो किताब की भूमिका है उसमें किताब का लेखक क्या बताता है। सबसे पहले उसमें किताब का, पुस्तक का लेखक ये बताता है कि ये किताब मैंने क्यों लिखी, मतलब उद्देश्य क्या था। उचित ही है बताना, क्योंकि अच्छी किताबें जब लिखी जाती है तो 10-10 साल, 20-20 साल का उसमें रिसर्च शामिल हो। तो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के 10 साल उसमें लगा दिए, तो वो क्या उद्देश्य था। जैसे जॉन रॉल्स की एक विश्व प्रसिद्ध किताब है अ थियरी ऑफ जस्टिस, उसके जवाब में अमर्त्य सेन ने लिखा द आइडिया ऑफ जस्टिस। अब इस तरह की जो किताबें हैं वो 10-10, 15-15 साल के रिसर्च के बाद लिखी। तो ऑफ कोर्स वो क्या उद्देश्य था जो जॉन रॉल्स पाना चाहता था, ये लिखेगा इंट्रोडक्शन में। तो लिखेगा कि भाई एक विचारक के रूप में समाज में व्याप्त अन्याय के केंद्रों की पहचान करना चाहता था, न्याय किस प्रकार स्थापित किया जाए, जो भी XYZ होता उद्देश्य के बारे में। तो इंट्रोडक्शन जब किताब की लिखी जाती है तो उसमें सबसे पहले यह बताया जाता है कि पुस्तक लिखने का उद्देश्य क्या। उसके बाद मैं कह रहा हूं, उसके बाद लेखक संक्षेप में इसका भी वर्णन करता है कि उस पुस्तक में क्या क्या है। अगर उस पुस्तक में 5 अध्याय हैं तो आगे लेखक बताएगा कि इस पुस्तक में 5 अध्याय हैं और पहले अध्याय में फला फला चीजें, केवल सारांश बताएगा। इसका मतलब एक पैराग्राफ में पहले पूरे चैप्टर का बता देगा, फिर बताएगा कि दूसरे अध्याय में ये है, मतलब एक जनरल पुस्तक का ब्यौरा देगा। और लास्ट में मैं कह रहा हूं अंत में उस पर हस्ताक्षर करेगा और डेट देगा, इस डेट को यह पुस्तक पूरी हुई। इसलिए ध्यान रखो कि इंट्रोडक्शन, अगर आपने पढ़ा होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, कैसे रिसर्च किया जाता है, उसमें यही बताया जाता है किताब कैसे लिखी जाती है, उसका भी एक तरीका है। तो इंट्रोडक्शन होता है किताब के शुरू में, बुक के शुरू में होता है, बट इंट्रोडक्शन सबसे अंत में लिखा जाता है। जब पूरी किताब लिख दी जाएगी तब उसका इंट्रोडक्शन लिखता है। इसलिए क्योंकि तभी तो आप लिख पाएंगे कि इस किताब में क्या क्या है। और तब आखिरी वही चीज है, जब साइन किया जाता है कि इस डेट को, तो माना जाता है उसी दिन किताब पूर्ण हुई जिस दिन इंट्रोडक्शन लिख दिया।
तो जैसे किसी पुस्तक के लिए उसका आमुख है, जैसे किसी पुस्तक के लिए उसकी भूमिका है, उसका इंट्रोडक्शन, वैसे ही संविधान रूपी पुस्तक के लिए प्रस्तावना होती। तो आप जस्ट ये समझिए कि प्रस्तावना संविधान की भूमिका है। जैसे एक किताब की भूमिका होती है, वैसे ही प्रस्तावना एक लिखित संविधान की भूमिका है। और जैसे किताब में होता है, उसी तरह प्रस्तावना में भी संविधान के, जैसे पुस्तक की भूमिका में है कि उद्देश्य और आदर्श, तो प्रस्तावना में भी होगा संविधान के उद्देश्य और आदर्श। जैसे अभी हमने प्रस्तावना पढ़ा था, क्या क्या उद्देश्य थे याद करो, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, एकता, अखंडता, वो सब चीजें। तो उद्देश्य और आदर्श का वर्णन है। प्रस्तावना में दूसरी जो चीज होती है वो है शासन प्रणाली का स्वरूप। शासन प्रणाली का स्वरूप, शासन प्रणाली का स्वरूप का मतलब संविधान भी तो एक पुस्तक है, और यह पुस्तक किससे संबंधित है? शासन से। याद करो जब पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था इसी सीरीज का, आज से विधिवत शुरू हो रहा है, बट तो उसमें बताया था कि संविधान अंततः शासन का एक दस्तावेज है। तो संविधान अंत यह बताता है कि शासन कैसे किया जाए। तो इसीलिए प्रस्तावना में एक तरह से संविधान की विषय वस्तु है, और प्रस्तावना यह बताती है। वॉइस स्लो आ रही है, मुझे लगता है कि ठीक है, चलिए फिर भी मैं कंसर्न टीम को बता दूंगा, क्योंकि अभी तो अब क्लास चल रही है और आपको पता है कि टेक्निक के मामले में बड़ा कमजोर हूं मैं। तो जो जो आपका ये आ रहा है कंसर्न, तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो कल से अगर होगा तो थोड़ा वॉल्यूम वो बढ़ा, जो भी करना है वो कर लेंगे सेटिंग, बट आज तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ऐसे में भी हेल्प करेगा बिल्कुल। अब प्रस्तावना में पहली चीज है उद्देश्य और आदर्श का वर्णन, दूसरा शासन प्रणाली का स्वरूप। इसका मतलब जैसे एक पुस्तक की कुछ विषय वस्तु होती है, उसी लिए तरह संविधान की भी तो एक विषय वस्तु है, और वो है शासन। तो देश का शासन किस प्रकार चलाया जाएगा, यह प्रस्तावना में होता है। और याद करो प्रस्तावना में जो 5 शब्द थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो देश का शासन कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व। देश का शासन कैसा होगा? समाजवादी। जो 5 शब्द थे, लोकतंत्र, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। तो इसका मतलब शासन के स्वरूप के बारे में प्रस्तावना बताती है, और अंत में डेट के बारे में बताती है कि किस दिन संविधान बना और लागू हुआ। तो हमारे यहां ये डेट अलग अलग है, उसके रीजन पे भी मैं, बट जनरली क्या होता है वर्ल्ड में कि संविधान जिस दिन बनता है उसी दिन लागू होता है। बट हमारे यहां ये डेट अलग है, ये भी बताऊंगा क्यों। तो हमारे यहां प्रस्तावना संविधान के निर्माण की तिथि बताती है, 20 नवंबर 1949। तो सबसे पहले हमने देखा कि विश्व में प्रस्तावना क्या है। इसके बाद तो प्रस्तावना संक्षेप में कहें तो जैसे एक पुस्तक के लिए भूमिका होती है, आमुख होता है, वैसे ही संविधान के लिए प्रस्तावना है। और जैसे पुस्तक की प्रस्तावना में उसके उद्देश्यों, पुस्तक की विषय वस्तु और तिथि का उल्लेख होता है, वैसे ही संविधान की प्रस्तावना में भी संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों, शासन का स्वरूप जो संविधान की विषय वस्तु है, और संविधान के बनने और लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। आगे आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी कि प्रस्तावना लिखित संविधानों में पाई जाती है और अलिखित संविधानों में नहीं पाई जाती है। तो थोड़ा सा इस 2 शब्द को समझिए। 2 नए शब्द आ गए, बिल्कुल हमें जीरो से लेकर चलना है। तो कोई भी नया शब्द आएगा तो उसको मैं एक्सप्लेन करूं। जब हम संविधानों का वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के कई तरीके हैं, विश्व की मैं बात कर रहा हूं। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करते, वर्गीकरण करते हैं, तो संविधान का वर्गीकरण कई तरीके से हो। यहां हम लोग एक वर्गीकरण पे केवल आ रहे हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। कठोर और लचीला भी होता है, तो वो सब आगे आएगा जैसे जैसे, बट एक वर्गीकरण का तरीका है कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान। साथ साथ लिखते भी चलना है कि ये क्या होता है। संविधानों का जब वर्गीकरण करते हैं तो एक वर्गीकरण ये है कि वो लिखित है या अलिखित है। देखो लिखित संविधान क्या है? वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण संविधान नहीं, तो लिखना चाहो तो लिख लो,
वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा, लिखिए, वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा एक संहिताबद्ध लिखित दस्तावेज के रूप में हो। वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा एक संहिताबद्ध लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। अ कोडिफाइड रिटन डॉक्यूमेंट, इस पर भी आऊंगा कि कोडिफाइड का मतलब क्या है, एक एक शब्द। बट पहले लिखिए कि वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा एक संहिताबद्ध लिखित दस्तावेज के रूप में हो। और वो कैसा संविधान है? लिखित। और अलिखित संविधान क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखें कि वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा, पूरा नहीं, अधिकांश हिस्सा अलिखित होता है। अधिकांश हिस्सा अलिखित होता है, अर्थात राजनीतिक परंपराओं के रूप में हो। वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित होता है, अर्थात राजनीतिक परंपराओं के रूप में होता है, और यह कहलाता है अलिखित संविधान। तो विश्व में जब हम संविधानों का वर्गीकरण करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, एक है लिखित संविधान और दूसरा अलिखित। मैं हट जाता हूं साइड में ताकि आपको अच्छे से दिखे, और कभी आप स्क्रीनशॉट नहीं आता है तो कम से कम पॉज तो कर पाए, तो हमारा ये बिडॉल शरीर और थोबड़ा आपको ना दिखे। तो संविधान दो रूपों में हम वर्गीकृत करते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान की परिभाषा यहां लिखी हुई है कि जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा एक संहिताबद्ध लिखित दस्तावेज के रूप में। अलिखित जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित है या राजनीतिक परंपरा के रूप। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो कुछ संविधान विश्व में ऐसे हैं जिसका ज्यादातर हिस्सा एक पुस्तक के रूप में लिखा हुआ है, जैसे अमेरिका का संविधान। लिखित का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या है? अमेरिका। अच्छा, ये फैक्ट भी याद रखना कि विश्व में सबसे पहला विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका। तो कभी प्रिय, अच्छा, मैं जो जो बोलता हूं हर चीज डिक्टेट करना संभव नहीं है। अब जैसे ये फैक्ट बोला तो इसको लिख लेना कहीं, कोई जरूरत नहीं है कि ये भी किसी एग्जाम में आ जाए। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में बना? अमेरिका में। तो अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है, और बाकी देशों में वहीं से वो कॉन्सेप्ट। और कुछ संविधान अलिखित होते हैं जिसमें वर्तमान में सबसे प्रमुख या एकमात्र अलिखित संविधान है वो है ब्रिटेन। इसका मतलब इंग्लैंड का, ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित। भारत में हमने यहां ब्रिटिश वाले को अपनाया या अमेरिकन? तो यहां हमने अमेरिकन को अपनाया। जब लिखित और अलिखित की बात आती है तो भारत का संविधान भी रिटेन है और अमेरिका का संविधान भी रिटेन है। यद्यपि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका है, और एकमात्र और सबसे प्रमुख जो है वो है ब्रिटेन अलिखित संविधान। अब देखो, लिखित संविधान की परिभाषा में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अधिकांश। इसका मतलब वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा एक लिखित संहिताबद्ध दस्तावेज के रूप में। संहिताबद्ध का मतलब क्या होता है? कोडिफाइड। संहिताबद्ध का मतलब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एक संविधान सभा ने उसको निर्माण किया एक संहिता के रूप में, एक मतलब व्यवस्थित कोड के रूप में, और लिखित है। तो संहिताबद्ध का मतलब जैसे कानून एकदम वेल अरेंज्ड होता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वेल अरेंज्ड है, ये आर्टिकल है, ये क्लॉज है, ये सब क्लॉज है। एक लिखित संहिताबद्ध दस्तावेज, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यह ध्यान रखना कि अधिकांश है। इसका मतलब इसमें भी कुछ परंपराएं विकसित हो जाती। समय के साथ लिखित संविधानों में भी कुछ परंपराएं जन्म ले लेंगी, बट फिर भी हम कहेंगे कि इसका ज्यादातर हिस्सा लिखित है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको समझना बहुत आसान है। तो संविधान क्या है? एक लिखित है, जैसे यह है भारत का संविधान, एक किताब की तरह है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं, बट समस्या इसमें जरूर है, अलिखित संविधान। अब कहना बड़ा आसान है,
कि अलिखित संविधान वह संविधान है जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित हो। कहना बहुत आसान है, एग्जाम में लिख देना बहुत आसान है, बट जब इंटरव्यू में कोई काउंटर क्वेश्चन करेगा कि भाई अगर ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है, तो क्या है संविधान? मतलब अगर लिखित है ही नहीं तो हम किसको संविधान माने? अलिखित का मतलब क्या हुआ भाई? जो नहीं है लिखित। तो अगर नहीं है लिखित तो फिर वो क्या चीज है? ये सोचने की बात है। लिखित का तो मतलब है कि ये जो किताब है ये है लिखित, बट अलिखित का मतलब क्या? अगर मुझे कोई कहे कि आपको अलिखित अधिकार है, तो सवाल उठेगा कि लिखित नहीं तो क्या है? मैं खुद ही परेशान हो जाऊंगा कि मेरा क्या राइट्स है। अलिखित किसको कहते हैं? तो अलिखित संविधान वह है जहां संविधान का अधिकांश हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा अलिखित है। और यहां अलिखित का मतलब क्या है? ये देखिए, राजनीतिक परंपरा के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, तो एग्जाम में ये जरूर, संविधानवाद वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में, तो वो भी आपके अकाउंट में चले जाएंगे, चिंता ना करो। संविधान क्या है, संविधानवाद, ये सब अभी जो इंट्रोडक्टरी चल रहा था, आज से विधिवत शुरू हुआ है क्लास। तो राजनीतिक परंपराओं के रूप में है, थोड़ा ये वर्ड जरूर लिखना है कि जब संविधान का अधिकांश हिस्सा राजनीतिक परंपरा के रूप में, पॉलिटिकल ट्रेडिशन के रूप में है, ऐसे संविधान को कहते हैं अलिखित। इसका मतलब कि अब समझो ब्रिटिश संविधान क्या है, क्योंकि कोई व्यक्ति कंफ्यूज कर सकता है हमें कि अलिखित है तो फिर क्या है ब्रिटिश संविधान। तो कहेंगे कि ब्रिटेन में सैकड़ों वर्षों के राजनीतिक विकास में कुछ परंपराएं स्थापित हो गई और जिस पर सभी लोग सहमत हैं, पूरा देश जिस पर सहमत है, ज्यादातर लोग सहमत हैं, स्वीकृति मिल चुकी है उन परंपराओं को, और वे परंपराएं, वे नियम ही ब्रिटेन का संविधान है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि ब्रिटेन में 1688 में एक क्रांति हुई जिसको हम कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में एक क्रांति, इसको कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये क्या है गौरवपूर्ण क्रांति? गौरवपूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रक्तहीन था, कोई इसमें हिंसा नहीं। पहले ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र का मतलब कि राजा की पावर ही सब कुछ थी। जैसे अपने यहां निरंकुश राजतंत्र का मतलब कि राजा सब कुछ है, जैसे मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में निरंकुश राजतंत्र थे। ऐसा नहीं है कि वो अत्याचारी था, ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य अत्याचारी थे, बट निरंकुश का मतलब कि उनकी पावर पे कोई रोक नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो चाहेंगे वो कर सकते, कोई संविधान कोई उनको रोकने वाला नहीं। अकबर जो चाहे वो कर सकते थे, कोई संविधान उनको रोकने वाला नहीं था। उसको कहते हैं निरंकुश राजतंत्र। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा निरंकुश राजतंत्र अत्याचारी ही होगा, बट फिर भी निरंकुश का मतलब है कोई पावर नहीं है, पर रोक नहीं है, पावर पे कोई रोक नहीं। इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, राजा की पावर असीमित थी, लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र के विचार आने लगे। जनता में ऐसे विचार आए, बहुत सारे दार्शनिक आए जैसे जॉन लॉक, तो उन लोगों ने लोकतंत्र की बातें की, जनता की बात की, और फिर जनप्रतिनिधियों ने राजा के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। कहां? ब्रिटेन में। और उसी का परिणाम हुआ कि 1688 में एक बहुत बड़ी घटना हुई ब्रिटेन में, जहां राजा ने, जो निरंकुश राजा थे, उन्होंने गद्दी खाली कर दी। चार्ल्स उस समय राजा हुआ करता था, कब? 1688। तो चार्ल्स ने गद्दी खाली कर दी क्योंकि जनता के प्रतिनिधि का दबाव बढ़ गया। और तब चार्ल्स की बेटी थी मेरी, और उसका दामाद था विलियम ऑफ ऑरेंज। तो मेरी और विलियम ऑफ ऑरेंज, जो चार्ल्स की बेटी और दामाद थे, उसको संयुक्त रूप से राजा बनाया। चार्ल्स को हटा दिया क्योंकि चार्ल्स निरंकुश था। कहा चार्ल्स यहां से जाओ तुम। अब कौन राजा बनेगा? तो विलियम और मैरी बनेंगे राजा और रानी, वही शासन चलाएंगे। और विलियम और मैरी ने एक समझौता किया, एक वचन दिया कि हम और हमारे बाद जो भी राजा होंगे वो कोई भी निर्णय अपनी इच्छा से नहीं लेंगे, स्व विवेक से कोई निर्णय नहीं लेंगे। जनता का प्रतिनिधि, आगे वही बन गई मंत्रिपरिषद।
कि हमारे मंत्रीगण जो जनता के प्रतिनिधि होंगे वो जो सुझाव देंगे, जो करने को कहेंगे, हम उसी पे हस्ताक्षर कर देंगे। धीरे धीरे हम देखते हैं वही संस्था बन गई मंत्रिपरिषद ब्रिटेन में। और आज क्या है स्थिति कि ब्रिटेन में राजा और रानी होते तो हैं, लेकिन वे मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। ब्रिटेन में किसी पुस्तक कहीं यह लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक मान्य राजनीतिक परंपरा है कि सम्राट या साम्राज्ञी जो भी उस पद पर है वो हमेशा मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, वो हमेशा मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये ब्रिटेन में हो गया। तो अब ये जो राजनीतिक परंपरा है जो गौरवपूर्ण क्रांति से बनी, वो है ब्रिटेन का संविधान। इसी तरह की राजनीतिक परंपराएं धीरे धीरे बनती गई और वही हो गया ब्रिटेन का संविधान। इसलिए ब्रिटेन में ज्यादातर हिस्सा अलिखित है। तो कोई पूछे अलिखित का मतलब क्या, तो अलिखित का मतलब परंपराएं। अब फिर यहां पर एक समस्या आएगी कि अगर राजनीतिक परंपराएं ही संविधान है, तो चलो ये वाली जो परंपरा है कि सम्राट मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करे, ये तो बहुत बड़ी परंपरा है, तो ठीक है, इसके बारे में सबको पता है। बट हर छोटी परंपरा उस पर मतभेद भी हो सकता है। उस पर यह मतभेद हो सकता है कि यह चीज परंपरा मानी जाए कि नहीं मानी जाए, फला चीज को परंपरा माने या ना माने, इसको लेकर मतभेद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कभी डिबेट हो जाए लोगों के बीच कि फला चीज राजनीतिक परंपरा है या नहीं, तो फिर ब्रिटेन में क्या होगा, हमारे यहां तो लिखित संविधान है, तुरंत ये किताब निकाल लेगा कि भाई देखो कोई चीज ठीक है कि नहीं, तो इसमें लिखा है कि नहीं। बट ब्रिटेन में तो कोई लिखा हुआ है नहीं। तो अगर डिबेट हो गया कि फला चीज राजनीतिक परंपरा है या नहीं, तब क्या होगा, वहां भी मामला न्यायालय में जाएगा। बट न्यायालय किस आधार पर यह तय करेगा कि यह चीज संविधान है और यह नहीं है, कैसे तय करेगा? क्योंकि लिखित नहीं है। तो ध्यान रखो उसका एक व्यवहारिक तरीका है। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में क्या व्यवहारिक तरीका है? वो व्यवहारिक तरीका यह है कि ब्रिटेन में बहुत बड़े बड़े विधिवेत्ता हुए, जैसे डायसी, जैसे ब्लैक स्टोन, बड़े बड़े कानून के जानकार हुए। और डायसी ने, ब्लैक स्टोन ने, उन्होंने अपनी किताबें लिखी, डीलो में उन्होंने अपनी किताबें लिखी और उन किताबों में उन्होंने राजनीतिक परंपराओं को लिपिबद्ध कर दिया कि ये राजनीतिक परंपरा, मतलब ये संविधान है। तो कोई संविधान सभा नहीं बनी जिसने संविधान बनाया, लेकिन विचारक अपने युग के थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया है पूरा पढ़ते हुए, समझते हुए। तो कभी अगर डाउट हो जाए कि फला चीज राजनीतिक परंपरा है या नहीं, फला चीज संविधान है या नहीं, उसको जानने का तरीका क्या होगा? ब्रिटेन में उसको जानने का तरीका यह होगा कि न्यायाधीश और वकील फटाफट कहेंगे देखो डायसी ने इसको परंपरा माना है, ब्लैक स्टोन ने इसको परंपरा माना है, XYZ ने इसको परंपरा माना है, और चूंकि इसको परंपरा माना है इसलिए वो चीज संविधान होगी। तो एनीवे, यहां पर हमने क्या जाना कि लिखित संविधान क्या होती है और अलिखित संविधान क्या होता है। नहीं, बिल्कुल आप ब्लॉक नहीं है और आ रही है आपकी सबकी। मैं अभी थोड़ा सा मैसेज कम देख रहा हूं क्योंकि ये पढ़ना है। तो अभी पॉलिटी की क्लास चल रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की ये क्लास चल रही है। आज से एकदम सिस्टमैटिक सिलेबस शुरू हुआ है और हमने कौन सा टॉपिक शुरू किया है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में ही सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रस्तावना क्या होती है, और उसी में हमने लिखा कि प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता, अलिखित संविधान की नहीं। और उसी क्रम में हमने जाना कि लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है। तो लिखित संविधान वो है जिसका अधिकांश हिस्सा लिखित दस्तावेज के रूप में है। अलिखित संविधान क्या है? जिसका अधिकांश हिस्सा राजनीतिक परंपराओं के रूप में, और उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। ब्रिटिश संविधान अलिखित है, अमेरिका और भारत का संविधान लिखित है। तो अब फिर आ जाओ प्रस्तावना पर, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रियम्बल। तो प्रस्तावना लिखित संविधानों की विशेषता है। अगर चार कथन आ जाए तो हमें कहना है अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं हो, क्योंकि कोई दस्तावेज ही नहीं है।
लिखित प्रस्ताव संविधान में प्रस्तावना होगी। बट अब अगर तीसरा कथन आ जाए कि क्या प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य है, ऐसा प्रश्न चार कथन आ जाए, चार कथन आ जाए, पहला कथन यह हो कि प्रस्तावना अलिखित संविधानों में नहीं होती, दूसरा कथन आ जाए कि सामान्यतः लिखित संविधानों में प्रस्तावना होती है, तीसरा सवाल आ जाए कि प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं होती, और चौथा आ जाए सभी। तो देखो, प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं है, यह बात सत्य। इसका मतलब लिखित संविधानों में प्रस्तावना होगी, लेकिन प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं हो। इसका मतलब यह संविधान निर्माता पर निर्भर करता है कि वह संविधान में प्रस्तावना लिख रखे या नहीं रखे। जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम, वो भारत के लिए एक संविधान की भांति था, पर उसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी। तो तीन चार चीजें याद रखना है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, प्रस्तावना अलिखित संविधान में नहीं होगी। यदि आए कि सामान्यतः लिखित संविधानों में प्रस्तावना होगी तो यह लाइन सही है, बट प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं। ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज हमने देखा कि वर्ल्ड लेवल पर प्रस्तावना या प्रिएम्बल क्या है। अब आते हैं कि हमारे संविधान में उद्देशिका शब्द क्यों है। इंग्लिश में हमारे संविधान में प्रिएम्बल वर्ड है। यस, ब्रिटेन का संविधान एकमात्र अलिखित संविधान है। आशीष जी, आपका नाम मैंने ले लिया। चलिए, इतनी सारी बातें याद कैसे रहेंगी, बस लिखते जाना है, समझते जाना है और रिवीजन करते जाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी किताब नहीं भी पढ़ोगे तो ये जो नोट्स तुम्हारा इतना मोटा तैयार होगा, और इस बार तो बहुत लंबी 125-150 घंटे क्लास लेने का प्लान है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना मोटा जो नोट्स तैयार होगा, हर चीज वो सारी किताबों का बाप या दादा होगा, और उसमें हर किताब इंपॉर्टेंट किताब की चीजें होंगी, किताबों से बहुत बियॉन्ड भी होगा। तो उसी को बढ़िया से पढ़ना है, उसी को एकदम 2 बार 4 बार, और ऐसा कुछ भी नहीं, कितनी आसान तो चीजें हैं, बट प्रतिदिन रिवीजन करोगे याद हो जाए, प्रतिदिन रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। ऑप्शनल के बारे में आराम से कभी बात करेंगे। तो चलिए अब यहां से आगे बढ़ते, बिल्कुल नोट्स लिखवाएंगे, लिखवा तो रहा हूं, और जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ेगी तो और लंबा नोट्स। तो अभी तक क्या जाना कि प्रस्तावना क्या होती। अब आइए कि हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द क्यों नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। अभी आपको मैंने क्या दिखाया था शुरू में, जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं, तो क्या अभी आपको प्रिएम्बल का जो ये दिखाया था, कौन सा शब्द है, उद्देशिका। हमारे यहां उद्देशिका शब्द है, प्रस्तावना शब्द नहीं है। तो कभी इस पर कोई पूछ दे तो इसका उत्तर क्या दिया जाए। मान लो आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने, इंटरव्यू में इतना नंबर लाना है, और इंटरव्यू बोर्ड में आपने प्रस्तावना प्रस्तावना 2-3 बार बोल दिया, बोर्ड के किसी मेंबर ने ये निकाल लिया, कहा कि देखो ये भारत का संविधान है, ऐसे करके खोल दिया, और कहा कि भारत के संविधान में प्रस्तावना नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर 100% है, वो कहेगा यहां देखो क्या लिखा हुआ। तो अब इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। आप कहेंगे फला सर ने बताया, आप कहेगा सर से क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है यही सही है ना, मैंने फला लक्ष्मीकांत में प्रस्तावना लिखा हुआ है, तो लक्ष्मीकांत में लिखने से क्या होता है, इसमें तो नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते सर ये गलत है, लक्ष्मीकांत सही। तो क्या गोलमाल है। उद्देश्य का शब्द है, कुछ नहीं। इसका आंसर बहुत आसान है, इसका उत्तर बहुत आसान है। एक कुछ 2-3 लाइनें में लिखवा रहा हूं, उसी में तुमको इसका उत्तर मिल जाएगा कि इस प्रश्न को हम कैसे टैकल करें, कि प्रस्तावना नहीं है, उद्देशिका क्या है, घालमेल। तो 2-4 फैक्ट्स लिखिए, उससे यह चीज एकदम आपके सामने अभी शीशे की तरह क्लियर हो जाएगी कि उद्देशिका शब्द क्यों है। तो लिखो, 2-4 लाइनें में लिखवा रहा हूं, उससे उद्देशिका और प्रस्तावना का फर्क पता चल जाए। कि 13 दिसंबर 1946 को, साथ साथ लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में
13 दिसंबर 1946 को न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित हुआ करता था, बट उसको अब बदल दिया गया है। तो न्यूजीलैंड का संविधान सही है कि अलिखित हुआ करता था। सऊदी अरब में देखो कोई संविधान ही नहीं है, तो राजतंत्र है, वो राजतंत्र है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इंग्लिश इसका याद रखना है, तो इंग्लिश है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। आगे लिखिए 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। इसे स्वीकार कर लिया उद्देश्य प्रस्ताव को। तो ये दोनों डेट एग्जाम में आएगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने प्रस्ताव रखा और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसे ही और उद्देश्य प्रस्ताव को ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव को ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई और उद्देश्य प्रस्ताव को ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। चाइना में तानाशाही है, पढ़ेंगे आगे चीन का संविधान, वो भी हमारे तुलनात्मक में आएगा। और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया। यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया। तो अब देखिए कि क्यों, कभी पूछे कि क्या भारत के संविधान में प्रस्तावना नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, एकदम कॉन्फिडेंस से कहेंगे है। तो जब कहेगा कि नहीं यहां तो उद्देशिका लिखा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल उद्देशिका लिखा है, वो भी सही है, बट वो उद्देशिका प्रस्तावना ही है। भारत के संविधान निर्माताओं ने उस प्रस्तावना के लिए उद्देशिका शब्द चुन लिया। और जब पूछेगा क्यों चुन लिया, प्रस्तावना क्यों नहीं चुना, तो कहा कि सर उसके पीछे एक कारण था। क्या कारण था? 13 दिसंबर 1946। अब देखो कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर और 11 दिसंबर की बैठक में शपथ ग्रहण आदि हुआ और पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। तो वो दिन 2 दिन तो सामान्य में चला गया। 13 दिसंबर से काम शुरू हुआ। तो आप कह सकते हैं कि एक्चुअली जिस दिन संविधान सभा ने काम करना शुरू किया 13 दिसंबर, मतलब बाकी फर्स्ट सेकेंड डे तो पदाधिकारी आदि के, मतलब एक्चुअल काम हुआ तो 13 दिसंबर को। उस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे। नेहरू का मतलब मोतीलाल नहीं, जवाहरलाल। जवाहरलाल नेहरू एक बड़े ही प्रमुख सदस्य थे और नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा। नेहरू ने एक, यस थर्ड बैठक थी, नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये क्यों रखा गया? नेहरू ने कहा कि हम यहां एक संविधान बनाने के लिए एकत्रित हुए। बात सही है कि हम सब यहां एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एकत्रित हुए, हम यहां एक संविधान बनाने के लिए एकत्रित हुए। तो संविधान बनाने से पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि उद्देश्य क्या है हमारा, मतलब ये जो संविधान होगा ये किन उद्देश्यों को पूरा करेगा।
क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम इस संविधान सभा में बैठे हैं, पहले उद्देश्य तय कर लो कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, क्योंकि उद्देश्य तय होगा तो कार्य करने में सुविधा रहेगी। बात सही है कि ऑब्जेक्टिव तय करो, और उन्होंने अपनी ओर से उद्देश्यों को लिख कर दिया, उसी को कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये उद्देश्य होना चाहिए, और उसमें ज्यादातर वही है जो प्रस्तावना में, तो कहा कि मैं ये करता हूं, ये उद्देश्य होना चाहिए। और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। फाइनल टच उसको सबसे लास्ट में दिया गया, क्योंकि याद करो डेट वगैरह वो सब, बट उद्देश्य को स्वीकार कर लिया कि हमारे संविधान का उद्देश्य फला फला होगा। तो वही स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, सब नेहरू की देन। स्वीकार कब किया? 22 जनवरी। अब लास्ट में यह हुआ कि इसको क्या, कहां पे उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाए। संविधान सभा में, भारत के संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को कहां जगह दी जाए। पाया गया कि उद्देश्य प्रस्ताव में वही चीजें हैं जो एक प्रस्तावना में होती। पाया गया कि उद्देश्य प्रस्ताव में वही सब बातें हैं जो एक प्रियम्बल में होती है। तो माना गया कि इसको हम किसकी जगह रखेंगे? प्रस्तावना की जगह। इसलिए देखो इंग्लिश में प्रियम्बल ही वर्ड है, तो ये निश्चित रूप से सत्य है कि प्रस्तावना है। लेकिन क्योंकि वह प्रस्तावना कहां से निकली है? नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव के महत्व को बताने के लिए, या दूसरे शब्दों में नेहरू को सम्मान देने के लिए, प्रस्तावना शब्द का प्रयोग नहीं किया। किस शब्द का प्रयोग किया गया? उद्देशिका। तो यही उत्तर हम देंगे कि उद्देशिका ही प्रस्तावना है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, तो उनमें कोई अंतर नहीं। लेकिन शक्तिमान नाम का चयन एक विशेष कारण से किया, वो है गंगाधर ही, लेकिन उसके लिए शक्तिमान नाम का चयन किया गया। तो है वो प्रस्तावना ही, उसके लिए उद्देशिका नाम का चयन इसलिए किया गया क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव आदि ये सब चीज, और इसीलिए प्रस्तावना और उद्देशिका एक है। बट फिर भी अगर हमें एग्जाम में या कहीं भी अच्छा लेखन करना है तो हमें किस शब्द को प्रेफर करना चाहिए? हिंदी में उद्देशिका। हमें दोनों शब्दों के लिए तैयार रहना चाहिए, दोनों शब्द सही है, बट फिर भी ज्यादा सही शब्द किसको माना जाएगा? उद्देशिका, क्योंकि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शब्द है? उद्देशिका। तो यहां सबसे पहले हमने ये जाना कि प्रस्तावना क्या होती है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं। अब देखो यहां से कितने सवाल निकलेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, कब रखा, प्रस्तावना किसका मॉडिफाइड रूप है। ये कई बार क्वेश्चन कि प्रस्तावना किस प्रस्ताव से निकला है, तो आंसर होगा उद्देश्य प्रस्ताव से। कुछ और सवाल यहां से बन सकते हैं, कुछ और सवाल बन सकते हैं। 3 सवाल यहां आपको और तैयार रखना चाहिए इस पूरे डिस्कशन से पीटी के। सबसे पहला सवाल, यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस व्यक्ति की देन मानी जा सकती, अगर सवाल आए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, किस व्यक्ति की, व्यक्ति वर्ड हो, और ऑप्शन में हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मतलब कोई भी ऑप्शन हो, तो अगर व्यक्ति वर्ड आता है तो सदैव आपको किन महानुभाव को टिक कर देना है? उन्हीं महानुभाव को जिनकी आज कटु आलोचना होती है देश में। हर कोई नेहरू की आलोचना